हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के बिहार एसआई मेन एग्जाम के क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 3 के साथ बिहार एसआई मेन एग्जाम के सेट नंबर 3 क्वेश्चन गाइड का सेट नंबर 3। तो सेट नंबर 3 जो है इस गाइड का, उसमें जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो सेट नंबर 3 जीएस का क्वेश्चन यानी पेपर 2 का क्वेश्चन। वो जीएस का क्वेश्चन आपका शुरू होता है, शुरू से 1 से 4 का जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। जीएस का क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 5। तो सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 5, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर का नाम पूछ रहा है। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन, तो इसमें आंसर होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर भारत में एनी बेसेंट। तो 5वां का आंसर हो जाएगा ए, 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए, एनी बेसेंट। देखिए, ये दरोगा मेंस का जो क्वेश्चन गाइड रुक्मिणी प्रकाशन का है, उसमें जीएस के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन गाइड का सेट नंबर 3 है और सेट 3 में जीएस का क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर पर दिख रहा है। शुरू का 4 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का है। 5वां क्वेश्चन जो है वो है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर कौन। तो यहां पर आंसर होगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। अब यहां पर देखोगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से भी क्वेश्चन हो सकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेड एनी बेसेंट को बनाया गया और थियोसॉफिकल सोसाइटी का यहां पर जो ऑफिस खुला, यहां पर जो उसका ब्रांच खुला भारत में, वो मद्रास के पास अड्यार में, और 1882 में बाद में यहां पर हेड के रूप में एनी बेसेंट को। तो भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या यहां पर हेड कौन, वो एनी बेसेंट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेड एनी बेसेंट। और 5वां का ये ऑप्शन में एनी बेसेंट ए पर है, इसलिए ए ऑप्शन होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी में थोड़ी सी बात, आखिर ये क्या संस्था थी। तो विश्व के प्राचीन जो सभ्यता संस्कृति के जो अच्छाइयां थी, विश्व के प्राचीन सभ्यता संस्कृति की अच्छाइयों को फिर से स्थापित करने का एक प्रयास, एक मिशन लेकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी चलता है। और विश्व के प्राचीन संस्कृति की जहां बात आएगी वहां पर भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इस ख्याल से भारत से थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक गहरा नाता रहता है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में भी अपने मूवमेंट को चलाने के लिए यहां पर अपना एक ब्रांच डालता है जो अड्यार में, और यहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी अपने मिशन को यहां चलाने के लिए जिसको इंचार्ज बना के भेजता है वो एनी बेसेंट होती हैं। इसलिए भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर एनी बेसेंट को कहा जाएगा। बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा एक और कॉन्सेप्ट आता है होम रूल। होम रूल का मतलब कहीं पर भी शासन वहां के लोगों के हाथ में ही होना चाहिए, वहां के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, मूल लोग हैं, उनके हाथ में ही शासन होना चाहिए। यानी कॉलोनियल स्टेटस का विरोध इसने किया। कॉलोनियल स्टेटस को, बाहर के शक्ति का किसी जगह पर शासन का इसने एक तरह से सैद्धांतिक रूप से गलत बताया। और ये होम रूल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट भारत में भी आया, फिर भारत में होम रूल मूवमेंट भी चला और उसमें भी एनी बेसेंट ऐसे होम रूल मूवमेंट के कॉन्सेप्ट पर शुरुआत यहाँ पर हो गया था।
शुरुआत करने वाले जो थे वो बाल गंगाधर तिलक। तो फिर होम रूल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का, होम रूल मूवमेंट भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान के रूप में दिखता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, खास करके स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसके कॉन्सेप्ट को हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनाया गया, या स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो कहीं ना कहीं से सपोर्टिव रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन, ये है आइसोटोप्स के रासायनिक गुण। आइसोटोप्स क्या होता है? तो कोई भी किसी तत्व, एक ही तत्व का आइसोटोप होगा। आइसोटोप्स किसको कहते हैं? तो समान एटॉमिक नंबर समान हो, यानी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे आइसोटोप्स कहेंगे। तो परमाणु संख्या किस चीज पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पर। और किसी भी तत्व में उसके एक परमाणु में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसके परमाणु में उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सामान्य स्थिति में। तो यहां क्वेश्चन है आइसोटोप्स के रासायनिक गुण। तो आइसोटोप्स के रासायनिक गुण, जो भी आइसोटोप्स होगा उसका रासायनिक गुण समान होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी समान होगा, क्योंकि रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होता है। तो जब आइसोटोप्स है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी समान होगा, इसलिए आइसोटोप्स के रासायनिक गुण समान होंगे, इसलिए छठा का आंसर ए होगा। छठा का आंसर ए होगा, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे, जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आइसोटोप्स के रासायनिक गुण समान होने चाहिए, तो ए ऑप्शन होगा छठा का ए। आइसोटोप्स क्या आप समझ रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो, तो यानी परमाणु संख्या बराबर हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसको आइसोटोप्स कहते हैं। और जब परमाणु संख्या बराबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, इसलिए रासायनिक सामान्य रूप से रासायनिक जो गुण होगा वो सामान्य होगा, इक्वल होगा, एक तरह का होगा, सिमिलर होगा। अब है सातवां नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नांकित में कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो ये जो चार महानगर शुरू के, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली को जोड़ने के लिए एक जो सड़क नेटवर्क का बात हुआ उसको स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क कहा गया। तो इसमें चार आएंगे, कलकत्ता, कोलकाता जब नाम हो गया, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, और इसमें एक दिया हुआ चंडीगढ़, यानी चेन्नई नहीं दिया हुआ है। तो यहां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, चंडीगढ़ स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क के अंतर्गत नहीं है। वहां पर होना चाहिए चेन्नई, यानी चार में चौथा चेन्नई होगा जो तीन दिया हुआ है, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली दिया हुआ है, तो चौथा क्या होगा? चेन्नई, और वहां पर डी में चंडीगढ़ दिया हुआ है। तो कौन उस नेटवर्क में नहीं है? तो चंडीगढ़, तो सातवां का डी, सातवां का आंसर डी, सातवां का डी। और आठवां नंबर क्वेश्चन आएंगे, पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य, यानी ऑर्गेनिक बनने वाला, यानी जहां पर जो भी उसका कृषि कार्य हो या जो भी हो उसमें पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो, यानी फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज न किया गया हो, तो वैसा पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक राज्य बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन हुआ? पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक स्थिति में पहुंचने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो सिक्किम। तो आठवां का आंसर बी होगा, आठवां का आंसर हमारा बी होगा, सिक्किम। आठवां का आंसर क्या होगा? सिक्किम, तो वो बी। और नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के चार पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के लिए, या मिजोरम के जनजाति, ये चार राज्यों के
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए स्पेशल प्रोविजन भारतीय संविधान के किस शेड्यूल, किस अनुसूची में है? तो आंसर पहले होगा, वो जान ले, छठी अनुसूची डी, तो 9वां का डी होगा। और इस पे थोड़ा सा बात हम लोग करेंगे। जनजाति क्षेत्र से संबंधित 2 शेड्यूल है। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची बाद में जुड़ती गई हैं। तो ये जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची है वो ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविजन से रिलेटेड है। और उसमें 5वीं जो है वो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। और 6ठा जो है वो विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के लिए स्पेशल प्रोविजन इस 6ठी अनुसूची में है। तो याद रखना है 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है वो ट्राइबल रीजन के एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड ये 2 शेड्यूल्स हैं, जिसमें 5th जो है वो कहीं के ट्राइबल रीजन की बात होती है, कहीं के भी ट्राइबल रीजन की बात होती है। और 6th जो है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के ट्राइबल रीजन के लिए स्पेशल प्रोविजंस है 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहां पर 6ठी होगा और 6ठी के लिए हमारा ऑप्शन डी में है, तो 9वां का आंसर डी होगा। अब देखो बाबू 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है लोना किस खेल से संबंधित है? ये टर्म है लोना किस खेल का टर्म है? तो कबड्डी का। और 10वां का कबड्डी होगा। कबड्डी किस ऑप्शन पर है? कबड्डी लोना किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी का, और कबड्डी ऑप्शन है बी में, तो 10वां का बी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, 10 ठाट या स्वग्राम संगीत किस प्रणाली से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली से स्वग्राम या 10 ठाट संगीत किस प्रणाली से संबंधित है? 10 ठाट या स्वग्राम संगीत के किस प्रणाली से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली से संबंधित है। तो 11 का ए आपको याद रखना होगा। 10 ठाट या स्वग्राम, 10 ठाट या स्वरग्राम, स्वग्राम नहीं स्वरग्राम, 10 ठाट या स्वरग्राम ये संगीत के किस प्रणाली से संबंधित है? याद रखना है हिंदुस्तानी संगीत से, हिंदुस्तानी संगीत से। तो 11 का ए। और 12 नंबर क्वेश्चन है आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण यानी उसका फिर से जो प्लांटेशन, फिर से जो लगाना हो, किसी अंग का प्रत्यारोपण हो, किसी जीन या किसी टिश्यूज या सेल का प्रत्यारोपण हो एक से दूसरे में, तो जब आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो ये मेडिकल टर्म है, तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। जब दोनों का आनुवंशिक रूप से सिमिलरिटी हो और उनके बीच में प्रत्यारोपण की बात हो तो इसको कहते हैं आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट, तो 12 का आंसर बी होगा, 12 का आंसर बी होगा आइसोग्राफ्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीएस 13, 14, 15 ये सब आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नांकित में। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता यानी उष्मा को रोकने का सबसे ज्यादा क्षमता किस गैस में होता है? इस तरह का जब क्वेश्चन होगा किस गैस में सबसे ज्यादा उष्मा रोकने की क्षमता होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे ज्यादा उष्मा रोकने की क्षमता होती है। लेकिन यहां पर कहीं कहीं क्वेश्चन क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी देता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी ये पृथ्वी पर ज्यादा तापमान बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। इसका कारण है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होगा ओजोन के ओजोन को डिके कराता है, ओजोन छिद्र के लिए
है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक CFC जो है वो पॉल्यूटेंट है, जिसके कारण ओजोन डिके करता है, और ओजोन डिके करेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज आएगा और उससे तापमान पृथ्वी के संयुक्त तापमान काफी बढ़ जाएगा और भी बहुत सारा डिसऑर्डरेंस होगा। तो इसलिए ज्यादा तापमान बढ़ाने के लिए में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। थोड़ा सा भी अगर ओजोन डिके करेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज पहुंच जाएगा। लेकिन यहां पर है कि सबसे ज्यादा उष्मा अवरोधक यानी उष्मा को धारण करने की क्षमता किसमें हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो 16 का C करे, 16 का C, और ऐसे 16 का C बहुत जगह क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होगा, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसके कारण पृथ्वी के पास तापमान ज्यादा बढ़ जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि वो ओजोन को डिके करेगा, और ओजोन डिके होगा तो क्या होगा, ओजोन में छिद्र होगा, ओजोन डिके करेगा तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज बढ़ेगा और जिससे टेम्परेचर राइज कर जाएगा पृथ्वी पर। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कार्बन, यहां पर सर्वाधिक उष्मा रोधी क्षमता तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सुटेबल होगा, तो 16 का C, 16 का C कार्बन डाइऑक्साइड। और 17 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, सोलर एनर्जी में सबसे ज्यादा, उसके उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी, तो ये राजस्थान होगा। और 17 का बी सोलर ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में सबसे अग्रणी हमारा राजस्थान, और राजस्थान जो है वो बी ऑप्शन पर है तो बी हो जाएगा। और 18 हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता, क्यों? क्योंकि हीरा अप्रूफ है किसका, कार्बन का, कार्बन का अप्रूफ है, तो कार्बन तो, और ये कारण भी हुआ। और दूसरा चीज है कि उसमें कार्बन का अप्रूफ है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो विद्युत के प्रवाह के लिए विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, और इसलिए इसमें जो सुटेबल आप आंसर चुनोगे तो डी करो, इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो 18 का डी, 18 का डी। और फिर 19 नंबर क्वेश्चन होगा, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। तो आप जानते हैं गंगा, ये दो धारा भागीरथी, भागीरथी गंगोत्री से, यहां गंगोत्री, गंगोत्री, और इधर आ जाइए बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, तो गंगोत्री से भागीरथी, भागीरथी, और बद्रीनाथ से अलकनंदा, बद्रीनाथ से अलकनंदा, अलकनंदा, और ये दोनों जहां मिलते हैं उसके बाद यहां से आपका ये गंगा हो जाता है। और ये जहां पर दोनों का, दोनों जहां पर दोनों स्ट्रीम, दोनों धारा जहां पर मिलती है, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग देवप्रयाग, 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 देवप्रयाग। और देवप्रयाग, अब एक चीज और है यहां पर आपको एक केदारनाथ, केदारनाथ, और केदारनाथ से यहां से जो केदारनाथ से मिलने वाली, निकलने वाली जो है मंदाकिनी, मंदाकिनी, और मंदाकिनी जो अलकनंदा में जहां मिलेगी ये हो जाएगा आपका देवप्रयाग हो जाएगा, यहां पर रुद्रप्रयाग हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा की और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, एक यहां से भी, एक यहां से भी, और इस तरह से अलकनंदा के और भी ट्रिब्यूटरीज है। और यहां पर विष्णु प्रयाग हो जाएगा, यहां पर नंद प्रयाग हो जाएगा। तो इस तरह से अलकनंदा की और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, 3 ट्रिब्यूटरीज अलकनंदा की इस साइड से भी मिलेंगी। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा बनती है, तो वो हम लोग बोलेंगे वो आपका हो जाएगा देवप्रयाग। और देवप्रयाग किस ऑप्शंस पे है वो हम लोग देखेंगे, देवप्रयाग किस ऑप्शंस पे है, तो ए पर। तो 19 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, 19 का आंसर ए हो जाएगा देवप्रयाग, 19 का आंसर देवप्रयाग। और बद्री, यहाँ केदारनाथ हो गया, तो यह गंगोत्री, गंगोत्री से भागीरथी, बद्रीनाथ से आपका अलकनंदा, और केदारनाथ से मंदाकिनी। तो यहां पर अलकनंदा के साथ आकर के गंगोत्री, मतलब कि भागीरथी और अलकनंदा एक साथ मिले कहां पर, तो ये होगा देवप्रयाग, और यहां से इसका नाम हो जाएगा गंगा, यहां से नाम हो जाएगा गंगा। और देवप्रयाग के ऊपर रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग जो मंदाकिनी केदारनाथ से निकल करके अलकनंदा में
जो मंदाकिनी मिलेगी तो उस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और फिर हमने बताया कि 3 ट्रिब्यूटरीज और भी अलकनंदा में मिलती है, तो एक धौली गंगा मिलेगी, धौली गंगा, यहां से धौली गंगा, धौली गंगा, और धौली गंगा जहां मिलेगा इसको हम लोग विष्णु प्रयाग बोलेंगे, रुद्रप्रयाग ये हो जाएगा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो ये भी क्वेश्चन कभी हो सकता है कि अलकनंदा में धौली गंगा आके मिलती है, उस जगह को क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। और उसके बाद एक देखिएगा ये मंदाकिनी है, एक नंदाकिनी होता है, नंदाकिनी, और नंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलती है और उस जगह को हम लोग बोलते हैं नंदाकिनी, जब अलकनंदा में जहां पर मिलती है उसको नंद प्रयाग कहते हैं। इस जगह को, ये विष्णु प्रयाग हो गया, ये हो गया नंद प्रयाग, ये हो गया नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। और फिर आप देखेंगे एक और ट्रिब्यूटरीज बताया गया है नीचे में, और वो है पिंडार। ये पिंडार है, पिंडार, और पिंडार स्ट्रीम जब आकर के अलकनंदा मिलता है तो यहां पर इस जगह का भी एक नाम है, उसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ। ये ऊपर में नंद प्रयाग, फिर हो गया कर्ण प्रयाग, फिर हो जाएगा आपका रुद्र प्रयाग, और फिर हो जाएगा देव प्रयाग। यानी फिर से एक बार हम बता दें, यहां पर आपका हो जाएगा पहले विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग एक जगह, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग वो जगह है जहां पर अलकनंदा में धौली गंगा आके मिलेगा। फिर एक नीचे जगह होगा आपका विष्णु प्रयाग, और उसके बाद नीचे आइएगा तो नंद प्रयाग होगा, नंद प्रयाग, और नंद प्रयाग में आकर के नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में। और उसके नीचे आप आइएगा तो नंद प्रयाग के नीचे एक पिंडार जहां मिलेगा वो कर्ण प्रयाग हो जाएगा, कर्ण प्रयाग। और एक इधर से जो मंदाकिनी आकर के मिलेगी वो हो जाएगा रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तो ये सब कहां से, ये जो ये जितने भी आ रहे हैं ना, ये इधर से ही आकर के मिल रहे हैं इसमें। और फिर आप जब देखते हैं ये रुद्र प्रयाग में इधर से ट्रिब्यूटरी आ रही है, और ये 3 ट्रिब्यूटरी इधर से आएगी। और इसके बाद ये जो गंगोत्री से आएगा, यहां पर जो मिलेगा ये इसमें अलकनंदा में, ये अलकनंदा है, अलकनंदा में, और यहां पर जो मिलेगा ये आपका देव प्रयाग होगा, देव प्रयाग। तो हम लोग का क्वेश्चन यही है कि ये अलकनंदा ही होगा, अलकनंदा में आकर के भागीरथी मिल रही है, और कहां पर मिल रही है, देव प्रयाग में। अलकनंदा में आके भागीरथी मिल रही है और वो जगह है देव प्रयाग। तो हमारा 19 का आंसर ए होगा देव प्रयाग, 19 का आंसर ए होगा देव प्रयाग। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 19 का ए हो गया आपका देवप्रयाग, और 20 नंबर क्वेश्चन है, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है। तो यहां पर देखिए भारहीनता, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी परिक्रमण करते हैं तो भारहीनता क्यों महसूस होगा। इसका मुख्य कारण है शून्य गुरुत्वाकर्षण। वहां गुरुत्वाकर्षण जो होगा वो शून्य होगा, और उसका कारण जो है वो गति, उसका जो है वो कारण इसका होगा। तो अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होगी, तो शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। और 20 का आंसर सी होगा, 20 का आंसर सी। फिर आपका है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो लीवर है। और 21 का आंसर लीवर, लीवर ऑप्शन ए पर है, तो 21 का आंसर हम लोग का ए होगा। और 22 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसमें उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर जान लीजिए जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। एक चीज यहां जानिएगा, 1940 से 1946 तक, 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे 40 से 46। और फिर 46 में कुछ माह के लिए जवाहरलाल नेहरू हुए, और उसके बाद 46 में बने जेबी कृपलानी। और फिर ये स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी ही थे, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछता है। तो अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद 40 से 46 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहे थे, अबुल कलाम आजाद। उसके बाद कुछ माह के लिए जवाहरलाल नेहरू हुए, उसके बाद जेबी कृपलानी हुए। तो भारतीय स्वतंत्रता
यानी 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो 22 का आंसर आपका बी, 22 का आंसर आपका बी हुआ, जेबी कृपलानी। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका सही मेल नहीं है? महाकाल मंदिर उज्जैन में सही है, श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला में है, ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क की भी ठीक है। जैन मंदिर खजुराहो दिया हुआ है, खजुराहो में जैन मंदिर दिलवाड़ा जो माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा में जैन मंदिर, तो जैन मंदिर खजुराहो ये सुमेलित नहीं है, जैन मंदिर खजुराहो ये सुमेलित नहीं है, ये दिलवाड़ा का माउंट आबू होना चाहिए। तो जैन मंदिर खजुराहो ये सुमेलित नहीं है और हमारा खोजना है कौन सुमेलित नहीं है, डी। तो 23 का आंसर डी, 23 का आंसर डी होगा। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है, सेक्रीट होता है? इंसुलिन कहां से इंसुलिन का सेक्रीशन होता है? तो अग्न्याशय से, पेंक्रियाज से। तो इंसुलिन का सिक्रीशन कहां से होता है? तो पेंक्रियाज से यानी अग्न्याशय से। जो 24 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 24 है और ऑप्शन अग्न्याशय पेंक्रियाज कहां पर है? तो ऑप्शन ए में, इसलिए 24 का आंसर ए हुआ। 24 का आंसर हम लोग का ए हुआ, पेंक्रियाज यानी अग्न्याशय। और फिर है मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो नॉर्वे को, इसलिए 25 का आंसर बी हुआ, नॉर्वे। 25 का आंसर बी, 25 का आंसर बी हुआ, नॉर्वे। 25 का आंसर बी हुआ, नॉर्वे। और फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 25 का, माने मध्यरात्रि का देश किसको कहते हैं? मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से, मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किसे जानते हैं? नॉर्वे को। और ऐसे पूछ दे सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? तो जापान को। सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? जापान को। और मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? नॉर्वे को। तो 25 का आंसर नॉर्वे, नॉर्वे ऑप्शन बी में है, तो 25 का बी हो गया। नेक्स्ट 26, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये भी पूछता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। यहां क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया? किसने सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा? तो महात्मा गांधी ने। तो 26 का आंसर डी होगा, 26 का आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 27 नंबर है, आरबीआई का मुख्यालय कहां है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत के केंद्रीय बैंक को आरबीआई कहते हैं, केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक जो बैंक ऑफ बैंक्स होता है। तो यहां पर सीधा सा क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय कहां है? तो मुंबई में। तो 27 का आंसर मुंबई, और मुंबई आपका सी ऑप्शन पर है, सी हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बल कब से, राजकीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है वो राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो 28 का आंसर डी हुआ, राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन से हम गणतंत्र हुए उस दिन राजकीय चिन्ह को, अपने राजकीय चिन्ह को अपनाया। तो 26 जनवरी 1950 भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। तो 28 का आंसर आपका डी हुआ। और 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नांकित में कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है या है? ये इसमें तीन फैक्ट्स दिया हुआ है, उसमें से चुनना है कि संसदीय शासन प्रणाली भारत के संदर्भ में, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो इसमें 3 फैक्ट्स में कौन उससे रिलेटेड है, संसदीय शासन प्रणाली को बताता है। तो पहला है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। क्या ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? क्या ये संसदीय शासन प्रणाली की एक फीचर है? क्या इसकी एक आवश्यक तत्व है? तो एकदम है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये संसदीय शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व में से है, आधारभूत विशेषता में से है। तो ये पहला। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी है। यानी मंत्रिपरिषद प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, खास करके संसद का विश्वास, यानी यहाँ प्रथम सदन का विश्वास फिर भी वो आएगा। और राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का
अध्यक्ष होता है, ये नहीं राज्य का अध्यक्ष यानी देश का अध्यक्ष, यहाँ राज्य पॉलिटिकल साइंस में देश के लिए बात होता है, तो राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ऐसा नहीं। हमारा संवैधानिक रूप से अध्यक्ष जो है, प्रमुख पद जो है या प्रमुख प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, तो वो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है, तो तीसरा नहीं होगा। तो इसमें से कूट में से हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2, यानी ये जो दो बातें दी गई हैं वो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसको निर्देशित करता है, इसको इंगित करता है, इसको दर्शाता है। ये पहला और दूसरा जो है संसदीय शासन प्रणाली के आधारभूत विशेषता को दर्शाता है। तो भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नांकित में कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? तो 1 और 2, केवल 1 और 2, 3 में से केवल 1 और 2, और वो ऑप्शन ए में है, इसलिए 29 का आंसर ए होगा। 29 का आंसर ए होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम बात यहां पर करेंगे। आज का विश्व जो है वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है। आज का जो वर्ल्ड है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है। आज प्रजातांत्रिक विश्व है, और प्रजातांत्रिक विश्व यानी ज्यादा जगह पर प्रजातंत्र। आज इस प्रजातांत्रिक विश्व में 2 शासन प्रणालियां अस्तित्व में है, संसदीय शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आधारभूत अंतर जो है वो ये है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की जो एपेक्स बॉडी होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, या विधायिका या कार्यपालिका सीधे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से अपने अपनी भूमिका में पृथक होते हैं, सीधे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। तो संसदीय शासन प्रणाली की आधारभूत जो विशेषताएं, जो आधारभूत जो विशेषता है, उसको ये दोनों जो हमारा स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको बता रहा है। इसलिए आंसर हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट होगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए 29 का आंसर ए हुआ। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, उसमें दिया हुआ है एक तरफ राष्ट्रपति और एक तरफ उनका अवधि। भारत के राष्ट्रपति का नाम, भारत के कुछ राष्ट्रपतियों का नाम, 4 राष्ट्रपति का नाम, और उनका जो शासन का उनका जो कार्यकाल रहा वो दिया हुआ है, वो हम लोग को मैच कराना है। तो फखरुद्दीन अली अहमद, तो फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल क्या था? तो उसमें जो 2 में है 1974 से 1977 वो होगा। नीलम संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी जो बी ऑप्शन में है, उनका कार्यकाल क्या होगा? तो 77 से 82, तो 3 पर दिया हुआ है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल क्या था? तो 67 से 69, 1967 से 1969 जो 4 में है, तो सी का 4 होगा। और डी बीबी गिरी का कार्यकाल है 69 से 74 जो 1 नंबर पर है। तो ए बी सी डी को जब मैच कराएंगे तो ए को 2 से, बी को 3 से, सी को 4 से और डी को 1 से, और इस तरह से हमारा ये बनेगा 2 3 4 1, और 2 3 4 1 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए 30 का आंसर सी हुआ। 30 का आंसर हम लोग का सी होगा। 30 का आंसर सी होगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1। अब देखिए यहां तो खैर हम लोगों ने कर लिया, लेकिन ये क्वेश्चन ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए कि भारत में जो राष्ट्रपति का टेन्योर है, राष्ट्रपति का जो क्रम है वो आपको याद रखना होगा, और साथ साथ उनका कार्यकाल भी। तो पहला जो पहले हमारे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो हमारा कार्यकाल है 1950 से 1962। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, और संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते संविधान में यह प्रोविजन किया गया कि संविधान सभा का अध्यक्ष ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति होगा। तो वो 50 में भारत के राष्ट्रपति बने, और फिर जब लोकसभा का गठन हो गया, फिर चुनाव से वो फिर आपको बनते हैं 52 में। तो इस तरह से फिर 2 टेन्योर वो रहे। तो इस तरह से 50 से लेके 62 तक, 1950 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे।
तो 12 वर्ष तक, जिसमें 2 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, 2 टेन्योर उन्होंने रहा, और लोग संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते 2 वर्ष शुरू में रहे। तो 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। इसके बाद जो दूसरे राष्ट्रपति हमारे होते हैं 1962 में, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और वही फिर हमारे दूसरे राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक टेन्योर उन्होंने कंप्लीट रहा 62 से 67, 1962 से 67 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69, डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69 होते हैं, यानी ये अपना पूरे कार्यकाल में नहीं होते हैं। और फिर इनकी मृत्यु के बाद 69 में फिर जो नेक्स्ट राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनते हैं, वो वीवी गिरी 69 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आते हैं। मई 69 से जुलाई 69 तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसे बनते हैं? क्योंकि वो उस समय उपराष्ट्रपति थे, इसलिए वीवी गिरी मई 69 से जुलाई 69 तक। और फिर ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने को खड़ा करते हैं, अपना नाम, इनका नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए होता है। और फिर ये राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार जब हो जाते हैं तो फिर ये राष्ट्रपति पद छोड़ देते हैं। और उस समय फिर कार्यवाहक के रूप में उस समय जो जस्टिस, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो जुलाई 69 से अगस्त 69 तक होते हैं। और फिर वीवी गिरी राष्ट्रपति चुना के आते हैं, और फिर 69 से 74 एक फुल टर्म अपना वो पूरा करते हैं वीवी गिरी। तो वीवी गिरी 69 मई से जुलाई 69 तक रहे, मई 69 से जुलाई 69 कार्यवाहक के रूप में, और फिर राष्ट्रपति चुना जाते हैं तो अगस्त 69 से अगस्त 74 तक 5 साल। और फिर वीवी गिरी के बाद राष्ट्रपति होते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, और ये 74 से 77 तक फखरुद्दीन अली अहमद। और ये उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये चुन करके आते हैं, डायरेक्ट राष्ट्रपति चुनाए जाते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद ये 74 से 77, यानी ये भी इनका भी टेन्योर ही पूरा नहीं हो पाता है। और तब कार्यवाहक के रूप में उस समय जो उपराष्ट्रपति थे 77 में बीडी जत्ती बनते हैं, फरवरी 77 से जुलाई 77 तक, फरवरी 77 से जुलाई 77 तक वीडी जत्ती। और फिर जुलाई 77 में चुन करके आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी, वो 77 से 82 तक नीलम संजीवा रेड्डी, यानी बीडी जत्ती कार्यवाहक के रूप में रहते हैं। और फिर बीडी जत्ती ये राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं होते हैं। और फिर नीलम संजीवा रेड्डी 77 से 82 तक, 77 से 82 नीलम संजीवा रेड्डी। और फिर आप देखेंगे कि 82 के बाद फिर ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87 तक ज्ञानी जैल सिंह होते हैं। और ज्ञानी जैल सिंह इसके पहले उपराष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह नीलम संजीवा रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह, ये भी नहीं, ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति नहीं थे। ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87, ज्ञानी जैल सिंह कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति नहीं रहे, नीलम संजीवा रेड्डी भी उपराष्ट्रपति नहीं थे। बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति थे, इसलिए कार्यवाहक के रूप में 77 फरवरी 77 से जुलाई 77, उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी जुलाई 77 से जुलाई 82, और फिर ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87, और उसके बाद फिर आर वेंकट रमन 87 से 92, और आर वेंकट रमन उपराष्ट्रपति थे। आर वेंकट रमन इसके पहले उपराष्ट्रपति थे। और फिर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97, और ये भी पहले उपराष्ट्रपति थे। और फिर के आर नारायणन होते हैं 97 से 2002, और के आर नारायणन भी उपराष्ट्रपति थे। और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं 2002 से 2007,
और ये कभी उपराष्ट्रपति नहीं थे। और फिर श्रीमती प्रतिभा देव पाटिल बनती हैं, वो 2007 से 2012, ये भी उपराष्ट्रपति नहीं थी। फिर प्रणब मुखर्जी 12 से 2017 तक, ये भी उपराष्ट्रपति नहीं थे। और फिर रामनाथ कोविंद, ये जुलाई 2017 से अभी वर्तमान में, तो ये भी कभी उपराष्ट्रपति नहीं थे। ये तो बिहार के राज्यपाल थे। तो ये जो है हमने बता दिया, लेकिन आप इसको इस तरह का बना करके आप देखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे हो सकता है? कार्यवाहक के रूप में कब रहे, कौन कौन कब कब कार्यवाहक हुए, किनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, ये सब क्वेश्चन हो सकता है। कौन जो राष्ट्रपति हुए हैं वो पहले उपराष्ट्रपति थे, कौन ऐसे हुए हैं जो उपराष्ट्रपति नहीं थे, इस तरह से निम्नांकित में कौन जो पहले उपराष्ट्रपति थे। तो आपको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि राष्ट्रपति का पूरा ये क्रम और उनका टेन्योर, और साथ साथ उसी तरह से उपराष्ट्रपति का, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फ्रेम आजकल हो रहा है ये, और देखने में आसान लगता है लेकिन वह थोड़ा सा में, या फिर आपको होगा पहले कौन बाद में कौन, किसी तरह से भी क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो ऑर्डर और रेस्पेक्टिव जो उनका टेन्योर है वो आप देख लें। ऐसे तो हमने एक बार आपको बताया राष्ट्रपति का, उसी तरह से उपराष्ट्रपति का, और इसमें ध्यान रखिएगा कौन कार्यवाहक के रूप में रहे और फिर कौन उपराष्ट्रपति थे, कौन राष्ट्रपति, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति थे। इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है। अब आइएगा तो यहाँ पर 30 का आंसर हम लोगों ने सी किया है, 30 का आंसर सी हुआ। और 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने। और 31 का आंसर आपका बी होगा। 31 का आंसर बी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। और ये पद कहां से? स्वीडन में इस तरह का पद जो था अम्बोड्समैन पद से प्रेरित होकर के हम भारत में भी प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त पद के लिए सिफारिश किया था। तो लोकपाल देश के लिए, लोकायुक्त राज्य के लिए। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नांकित में किसने प्रतिबंध लगाया? कौन से संविधान संशोधन या किस कानून के द्वारा फ्लोर में सदन में आने पर दल बदल करना संभव नहीं है, या दल बदल करने के लिए कुछ शर्तें हैं, या दल बदल करने पर सदस्यता समाप्त होंगी? इस तरह का प्रोविजन किस संशोधन या किस कानून से? तो 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 से दल बदल विरोधी कानून, 52वां संविधान संशोधन 1985। और दल बदल विरोधी कानून के लिए सेपरेट एक शेड्यूल यानी अनुसूची जुड़ी, जो 10वीं अनुसूची। और दल बदल विरोधी कानून का संविधान संशोधन 52वां। और फिर इसको और ज्यादा हार्ड किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा भी। तो 52वां संविधान संशोधन। तो 32 का ए, 32 का आंसर आपका ए होगा, 32 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 33 नंबर, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से मिलाना है। बलवंत राय, मशोक मेहता, एमएस सिंघवी, जीवीआर राव, इन लोगों ने किस चीज का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता जो था वो त्रिस्तरीय पद्धति के लिए, त्रिस्तरीय माने पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पद्धति का सुझाव बलवंत राय मेहता के द्वारा, अशोक मेहता के द्वारा द्विस्तरीय का, और एमएल सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति, और जीवीआर राव जो थे वो प्रतिनिधित्व के तरीका में सुधार का सुझाव दिए थे। तो यहां बनेगा ए बलवंत राय, त्रिस्तरीय 2 हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1, 2 1 2 1 4 3, 2 1 4 3 सी ऑप्शन पर बन रहा है, 2 1 4 3 सी ऑप्शन पर बन रहा है, इसलिए 33 का आंसर सी, 33 का आंसर हम लोग का सी होगा, 33 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में 3 बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है,
और वो करंट से रिलेटेड है। अब हम लोग को देखना है कि इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करंट का स्टेटमेंट है, वो सही है, कौन सही नहीं है, इस तरफ पर हम लोग का आधार लेना है, कौन सही है वो चुनना है। तो जम्मू कश्मीर राज्य का प्राप्त विशेष दर्जा 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 3 संबंधी प्रावधानों के निष्प्रभावी 31 अक्टूबर 2000 से 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, और ये डेट भी ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर स्टेटमेंट सही है। दूसरा है नवगठित दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधिक उपबंधों के लिए यानी लेजिस्लेशन के लिए उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तर्ज पर अलग अलग विधानसभाओं का गठन किया जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया, और लद्दाख में विधानमंडल का प्रोविजन नहीं है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र वर्मा को नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल बनाया गया, और राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख का, ये सही बात है। तो यहां सही हो गया 1 और 3, 2 नंबर जो है वो सही नहीं है। 2 नंबर सही इसलिए नहीं है क्योंकि लद्दाख जो बना है वहां पर विधानमंडल का प्रोविजन नहीं है। तो 1 और 3 सही है, और 1 और 3 ऑप्शन डी में है, इसलिए 34 का आंसर डी, 34 का आंसर हम लोग का डी होगा, 34 का आंसर डी होगा। 1 और स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, इसलिए 34 का आंसर हम लोग का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, वर्ल्ड बैंक के नवीनतम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। वर्ल्ड बैंक का रैंकिंग दिया गया है कि कहां कौन सा कंट्री बिजनेस के हिसाब से बिजनेस करने वाले जो उद्यमी हैं उनके लिए कितना फेवरेबल है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत का स्थान, वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट दिया गया है उस सूची में भारत का स्थान कौन सा है, तो 63वां स्थान है। करंट का क्वेश्चन है, तो 35 का बी, 35 का आंसर बी होगा, 63वां स्थान, तो आंसर बी हो गया आपका। और 36 नंबर, अजरबैजान के किस शहर में 25-26 अक्टूबर 2019 के दौरान 18वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो अजरबैजान के किस शहर में, तो बाकू शहर में, तो 36 का आंसर ए हुआ। करंट का क्वेश्चन है ये, 36 का आंसर ए हुआ। 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष 2019-20 के लिए बैंकों के समूह, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2019-20 के लिए बैंकों के समूह भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। 1 मिनट, इसको ठीक से, निम्नांकित में से कौन यानी कौन से व्यक्ति को 2019-20 के लिए बैंकों के समूह भारतीय बैंक संघ, यह क्वेश्चन सीधा सा है, 2019-20 के लिए भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। 2019-20 के लिए 2019-20 ईयर के लिए भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो रजनीश कुमार। 37 का डी, 37 का आंसर डी होगा, रजनीश कुमार। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, यानी आपको याद रखना है 2019-20 में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष, वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार। और 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी ग्लोबल जो वार्मिंग के लिए इसमें कौन जो है उत्तरदायी गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब है। इसमें आर्गन है, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, और ये आर्गन है जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस नहीं है, तो इसका आंसर आर्गन होगा। और आर्गन किस ऑप्शन पर है, बी पर, तो 38 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 38 का आंसर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पर देखेंगे, निम्नांकित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन। तो कौन सा में उसकी उपस्थिति हानिकारक भी है और लाभदायक भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात होगी तो पॉल्यूटेंट के रूप में हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा पॉल्यूटेंट के रूप में होगा, ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो विकृत ऊष्मा को धारण करने की क्षमता उसमें ज्यादा है, जिससे जरूरत से ज्यादा तापमान हो जाएगा। एक बात ये हुआ। दूसरा,
लाभदायक में अगर कहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो धरातल से विकृत ऊष्मा को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसकी उपस्थिति के कारण एडिक्वेट टेम्परेचर भी बन के रहता है, ये इसका पॉजिटिव। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी लाभदायक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो 39 का आंसर सी, 39 का आंसर हम लोग का सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, ब्राह्मण द्वारा भागवत धर्म कब पकड़कर सामान्य रूप से लिया गया और वैष्णव धर्म विशिष्टता से स्वीकार किया गया। यहां पर क्वेश्चन सीधे है कि ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म का उदय कब से, यानी जो ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म को ब्राह्मण धर्म कहेंगे, वैदिक धर्म से भागवत धर्म में भगवान विष्णु की प्रधानता, तो ये स्थिति कब से बनती है? इतिहास के दृष्टिकोण से बात हो रही है कि भागवत धर्म का उदय कब का माना जाएगा, या विष्णु की प्रधानता वाला जो ब्राह्मण धर्म का स्वरूप हुआ भागवत धर्म, वो कब, किस काल का, तो गुप्त काल का। तो भगवान विष्णु के अवतारवाद का सिद्धांत गुप्त काल में आया, भागवतवाद का सिद्धांत गुप्त काल का है। तो वैष्णव धर्म, भागवत धर्म का विकास अगर कहा जाए तो स्पष्ट रूप से कब से, तो गुप्त काल से। तो यहां पर गुप्त काल। तो 40 का सी, 40 का आंसर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, वेनसांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया था? हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, और नरसिंह वर्मन फर्स्ट और महेंद्र वर्मन। देखिए ये क्वेश्चन जो है, वेनसांग के साथ हम लोग हर्षवर्धन को याद रखते हैं। वेनसांग किसके काल में भारत आया? वेनसांग किसके राज्य में भारत आया? तो हम लोग हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का शासन काल 606 से 647, 606 से 647, और भारत में वेनसांग का काल जो होगा वो 636 से 645, यानी वेनसांग के जाने के कुछ समय के बाद ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। तो 636 से 645। लेकिन यहां पर वेनसांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया? 4 गो ऑप्शन है, तो हर्षवर्धन के राज्य का तो दौरा किया। अब है पुलकेशिन सेकंड, तो पुलकेशिन सेकंड वतापी के चालुक्य वंश का महानतम शासक, और पुलकेशिन सेकंड जो था वो हर्षवर्धन के समकालीन था। और पुलकेशिन सेकंड का भी जो कार्यकाल था वो 606 से 642, हर्षवर्धन का 606 से 647 और पुलकेशिन सेकंड का 606 से 642, तो 642 तक है। तो वेनसांग 642 तक, तो हो सकता है कि वेनसांग पुलकेशिन सेकंड के राज्य का भी दौरा किया, मतलब उसके समकालीन है, तो ये दौरा किया में आ जाएगा। फिर है नरसिंह वर्मन, फिर है डी में नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट का जो है ये पल्लव शासक है, कांची का पल्लव शासक, पल्लव वंश का शासक। तो इधर वतापी के चालुक्य थे एक साइड में कांची का पल्लव था, इधर नॉर्थ में पुष्यभूति का हर्षवर्धन। तो यह पुष्यभूति वंश, यहां वतापी का चालुक्य वंश और एक तरफ कांची का पल्लव। और इससे पुष्यभूति का जब शासक हर्षवर्धन था, उसका समकालीन वतापी का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था, और यहां पर कांची के पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। 630 से 668 तक हुआ है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और एक है महेंद्र वर्मन, ये भी पल्लव शासक है, जो सी ऑप्शन में दिया है। महेंद्र वर्मन 600 से 630 महेंद्र वर्मन का काल रहा है। महेंद्र वर्मन का काल नरसिंह वर्मन के पहले रहा है, 600 से 630। और वेनसांग भारत आया है 636 से 645। तो 630 तक का तो कोई सवाल नहीं होता, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, महेंद्र वर्मन। 41 का आंसर सी। शायद आप लोग बात को समझे होंगे, इसमें मैं ये बताया कि महेंद्र वर्मन
फर्स्ट जो था कांची के पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट का जो शासन काल है वो 600 से 630 ईस्वी है। और हर्षवर्धन आया है वेनसांग 636 में आया है। तो 636 से 645 तो वो इसके काल का नहीं हुआ, इसलिए यहां पर आंसर होगा महेंद्र वर्मन। तो 41 का सी अब के लिए यहां पर फिर से थोड़ा समय में आपका फिर ले रहा हूं। आप एक चीज जानो कि उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश जब था तब दक्षिण भारत में 2 वंशों का शासन, ये याद रखोगे। उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश जब था उस समय दक्षिण भारत में 2 राजवंश, एक था वतापी या बादामी का चालुक और एक था कांची का पल्लव। अब देखो पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक हर्षवर्धन का शासन काल 606 से 647 और हर्षवर्धन के समकालीन वतापी का चालुक शासक रहा है पुलकेशिन द्वितीय और उसका शासन काल है 606 से 642। और साउथ में एक और राजवंश जो है वो कांची का पल्लव, और कांची के पल्लव के 2 शासक महेंद्र वर्मन जिसका काल हो गया 600 से 630 ईस्वी तक, और महेंद्र वर्मन के बाद उस वंश का शासक हुआ नरसिंह वर्मन फर्स्ट और उसका काल है 630 से 668। तो ये हुआ। अब इसमें वेनसंग जो आया है 636 से 645, तो 636 से आया है तो महेंद्र वर्मन का काल जा चुका है। उस समय कांची के पल्लव का शासक है आपका नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो यहां पर क्वेश्चन हुआ कि वेनसांग निम्न में से किस राज्य का दौरा नहीं किया, किसके राज्य का दौरा नहीं किया? तो महेंद्र वर्मन के राज्य का तो दौरा नहीं किया क्योंकि महेंद्र वर्मन का शासनकाल जा चुका है, तो इसलिए सी आंसर होगा। अब देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है, चांद बीबी कहां की शासिका थी? तो अहमदनगर। चांद बीबी कहां की शासिका बनी थी? अहमदनगर का। तो 42 का ए अहमदनगर। चांद बीबी कहां की शासिका? अहमदनगर की। और अकबर के समकालीन। फिर अब देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित है? यानी इसमें ज्यादातर जो है 4 गो में 3 गो सुमेलित नहीं है। प्रथम आंग्ल में कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली पराजित हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित नहीं किया, द्वितीय में मारा गया और पहला में वो पराजित नहीं हुआ था। तृतीय में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये गलत है। चौथा जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए। पहला अंग्रेज और हैदर अली, दूसरा अंग्रेज और हैदर अली शुरू हुआ लेकिन हैदर अली मारा गया और दूसरा को फिर कंटिन्यू किया हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान, और चौथे में टीपू सुल्तान मारा गया। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए? कितने एंग्लो मैसूर वार कितना? तो 4। ये क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर में हैदर अली मारा गया और चौथे में टीपू सुल्तान मारा गया। चौथा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। सही है, तो डी सही है। 43 का डी। और यहां पर एक मेरा थोड़ा सा सजेशन रहेगा कि आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल सिख और कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच वार, इसका एक लिस्ट बना के आप याद रखिएगा। तो आंग्ल मैसूर कितना? 4, आंग्ल मराठा कितना? 3, एंग्लो फ्रेंच यानी कर्नाटिक वार कितना? 3, एंग्लो सिख कितना? 2। अब ये सबका एक लिस्ट बना के आप याद कीजिए, ये यहां से क्वेश्चन रहता है और उससे रिलेटेड जो ट्रीटी संधि अगर कहें तो वो। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन,
ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक एकदम सिंपल है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, और इस समाज के मूवमेंट के आधार पर ही उसको श्रेय जाएगा। इस समाज के द्वारा, इस संस्था के द्वारा उन्होंने जो मूवमेंट चलाया सती प्रथा के विरुद्ध, और सती प्रथा बैन हुआ 1829 में। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय। इसके पहले राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा का भी स्थापना किया था 1815 में। आत्मीय सभा का स्थापना किया था आत्मीय सभा का 1815 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्रह्म समाज तो पॉपुलर है कि राजा राम मोहन, लेकिन उसके पहले आत्मीय सभा का भी उन्होंने स्थापना किया था 1815 में। राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हैं, आधुनिक भारत के प्रथम दृष्टा इनको कहेंगे, फर्स्ट विजनर कहेंगे, और आधुनिक भारत के या भारत के पुनर्जागरण के जनक कहे जाएंगे। तो राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने दिया था, यानी सेकंड लास्ट जो मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने इनको राजा का उपाधि दिया था। अकबर द्वितीय का कार्यकाल क्या था, यानी उसका शासन का काल क्या था? 1806 से 1837। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो 44 का आंसर ए हुआ, 44 का आंसर ए हुआ। तो लिख नहीं रहे हैं, 44 का आंसर ए हुआ, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक, धर्म और समाज सुधारक हुए, और उनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। 44 का ए हुआ। 45 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी यहां क्वेश्चन आपका है कि 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन? तो ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के फाउंडर ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, लेकिन ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का फाउंडर बनाया गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस की स्थापना का जो, कांग्रेस जैसी संस्था स्थापित करने का जो सोच था, ये कॉन्सेप्ट, ये इंडियन हमारे लीडर्स के थे, हमारे भारतीय जो उस समय के बुद्धिजीवी थे उनका था, और उन्होंने ए.ओ. ह्यूम को इसका फाउंडर बनाया। फाउंडर के रूप में ए.ओ. ह्यूम का नाम दिया। इसके पीछे बहुत से कारण है। इसके पीछे कारण यह है कि अंग्रेज इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें, इस पे बैन नहीं लगाएं, और इन सारी बातों से। लेकिन आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम बोलिएगा। वो रिटायर्ड आईसीएस इंग्लिश ऑफिसर था, अंग्रेज ऑफिसर, रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर था ए.ओ. ह्यूम। वो अन्य अंग्रेजों की तुलना में कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, भारतीयों की बातों को सरकार के सामने रखता था, और उसको कांग्रेस का संस्थापक बनाया गया। किसके द्वारा? भारतीय बुद्धिजीवियों के द्वारा, कांग्रेस के जो हमारे फाउंडर लीडर्स थे उनके द्वारा। तो ए.ओ. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। तो 45 का ए। और 46 नंबर क्वेश्चन है, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? कर्नाटक में। तो 46 का सी। और 47 नंबर है, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य। तो 47 का आंसर बी होगा। और 48 नंबर क्वेश्चन है, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको महाद्वीप जल सीमा, महाद्वीपीय जल सीमा, महाद्वीपीय जल सीमा कहते हैं। और 48 का सी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये कहां है? इस तरह के जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने रिसर्च सेंटर्स हैं, उसका लिस्ट याद रखना होगा। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? गोवा में। तो 49 का डी होगा। और 50 नंबर क्वेश्चन है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो भाई आबू पहाड़ी, माउंट आबू जो है, आबू पहाड़ी जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में है? तो वो अरावली में है। तो इसलिए माउंट आबू पहाड़ी का गुरु शिखर जो है वो किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली की।
तो 50 का डी अरावली। 51 नंबर में है, इधर कुछ माइनिंग क्षेत्र दिया गया है और इधर वहां से कौन सा खनिज मिलता है। तो गोरु महिसानी से लौह अयस्क मिलता है। तो तीसरा तलचर जो है वो कोयला के लिए है। तो चौथा जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए है। तो दूसरा, और जावर जो है वो सीसा के लिए है। तो पहला, तो 3 4 2 1 ऑप्शन ए में बन रहा है। 3 4 2 1 ऑप्शन ए में बन रहा है, इसलिए 51 का ए होगा। और 52 नंबर आपका मैथ है। 53 54 55 56 ये सब मैथ्स है। और 57 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 57, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था। तो ऑप्शन में आ जाइए, मीर कासिम और अंग्रेज और सिराजुद्दौला अंग्रेज। तो मीर कासिम और अंग्रेज, बक्सर का युद्ध मीर कासिम, ऑप्शन के हिसाब से मीर कासिम और अंग्रेज। तो 57 का ए। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध तीन लोगों की एक सम्मिलित शक्ति थी, 3 लोगों की एक सम्मिलित सेना बनी। 3 भारतीय शक्तियों की एक सम्मिलित सेना अंग्रेजों से लड़ी थी बक्सर के युद्ध में 1764 में। और 3 ये भारतीय शक्ति कौन कौन। तो बंगाल से भागा हुआ नवाब मीर कासिम, उस समय का अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। तो बंगाल का भागा हुआ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सम्मिलित सैन्य शक्ति अंग्रेजों से बक्सर में 1764 में लड़ी। लेकिन ये तीनों शक्तियों की जो सम्मिलित सेना थी, ये सम्मिलित सेना जो भारतीय 3 शक्तियों की जो सम्मिलित सेना थी वो अंग्रेजों के हाथों पराजित होती है। तो बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों की जीत होती है और यह जीत अंग्रेजों को भारत में एक पॉलिटिकल पावर के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो 1764 का युद्ध, और 1764 के युद्ध का परिणाम क्या निकलता है। तो 1765 की इलाहाबाद की संधि। तो 1764 के बक्सर युद्ध की परिणति दिखती है 1765 के इलाहाबाद संधि के रूप में। यहां पर क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था। यहां पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मीर कासिम और अंग्रेज। तो 57 का ए। 58 सितारा देवी किस विद्या से है। तो शास्त्रीय नृत्य से है। तो 58 का सी। और 59 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे। तो लाला लाजपत राय, और 1920 में। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय 1920 में, प्रथम अध्यक्ष 1920 में लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, वर्ष 1920। और 60वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में, और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के बनने में, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ, और उस संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई, यानी 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक हुई, और उसका अंतिम 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। तो यह क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, फर्स्ट सेशन उसका कब शुरू हुआ। 9 दिसंबर 1946, जो बी ऑप्शन में है, इसलिए 60 नंबर का आंसर होगा बी। और 61 है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बने थे। तो बी आर अम्बेडकर। जबकि उसके पहले भी अंतरिम मंत्रिपरिषद भी अंतरिम सरकार भी बनी हुई थी, और उसमें जो कानून मंत्री थे वो जोगेंद्र नाथ थे अंतरिम सरकार में कानून मंत्री। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो हमारी पहली मंत्रिपरिषद बनी उसमें कानून मंत्री
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होगा। 61 का डी। और 62 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का जब संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, जब नहीं है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, किस बात के लिए? ऑप्शन में है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, नहीं। संविधान में संशोधन के लिए, एकदम नहीं। फिर चौथा है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, यही है। जब संसद के दोनों सदन, संसद के किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदन की अलग अलग राय हो, लेकिन राष्ट्रपति को यह लग रहा हो कि राष्ट्रहित में इस पर कोई ना कोई नियमन हो जाना चाहिए, कोई ना कोई नियम बन जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति ऐसे मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और संयुक्त अधिवेशन तो यहां पर होगा, संसद दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। चौथा जो ऑप्शन है, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद रहा हो। तो निम्नांकित कूटों में उत्तर चुनना है, तो डी होगा केवल 4, डी होगा केवल 4। तो 62 का आंसर डी, 62 का आंसर डी केवल 4 जो स्टेटमेंट है, ओनली 4 इज राइट। तो 62 का आंसर डी। और 63 नंबर, क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूरज कुछ समय तक दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होगा, तो 63 का ए और 64 है बैरोमीटर एक यंत्र। तो बैरोमीटर किस तरह का यंत्र है? तो उसमें 4 गो आपको वायुमंडल दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, एकदम सही है। ऊंचाई ज्ञात करने हेतु गलत है। द्रव के घनत्व ज्ञात करने के लिए गलत है। और चौथा है मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाएगा और वायु दाब से मौसम का पूर्वानुमान भी लगेगा, इसलिए इसमें 1 और 4 सही होगा। और 1 और 4 आपके सी ऑप्शन पर है, इसलिए 64 का आंसर सी। और 65 नंबर है न्यूटन पर केजी, किसका मात्रक निम्न में होगा? न्यूटन पर केजी, तो वो त्वरण का होगा। न्यूटन पर केजी त्वरण का होगा, न्यूटन पर केजी। तो न्यूटन पर केजी लिखा हुआ है, न्यूटन पर केजी। अभी इससे भी अगर आप चलिए तो त्वरण निकल जाएगा। न्यूटन पर केजी तो बल के लिए हो जाएगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। और यहां पर केजी है और यहां मास के लिए फिर केजी हो जाएगा, तो केजी गुने एक्सेलरेशन बाई केजी, या केजी को अगर इसमें हम कहें तो मास हो जाएगा, तो या फिर केजी हो जाएगा, तो केजी कट जाएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये आपका त्वरण का न्यूटन किलोग्राम मात्रक है, त्वरण का न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है त्वरण का। तो 65 का ए होगा। और 66 चूने के जल में क्या होता है? चूने के जल में क्या होता है? लाइम वाटर में क्या होगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस टू CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूने के जल में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बी होगा, जो बी में लिखा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के जल में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो 66 का आंसर बी होगा। 67 नंबर, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। तो 67 का सी होगा। और 68 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसी वस्तु जिसकी पहचान सॉफ्ट एक्सरे द्वारा की जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आइए, 68 का डी में जो है नकली सिक्कों को असली सिक्के से अंतर करने का जो है, तो सॉफ्ट एक्सरे से वो हो सकता है। तो 68 का डी, और 68 का डी होगा। और 69 नंबर क्वेश्चन, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? बचपन से पढ़े हैं कि ठोस से सीधे गैस बनने को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को, इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन। तो
सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेज में जाने को सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेज में जाने को सब्लिमेशन कहते हैं। तो 69 का सी। और 70 नंबर क्वेश्चन है, विस्फोट तथा दहन के बीच निम्नांकित अंतर है। विस्फोट तथा दहन के बीच निम्नांकित में कौन अंतर है? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि विस्फोट भौतिक कारकों से होता है, ये गलत है। दहन केवल वायु में घटित होता है, जबकि विस्फोट बगैर वायु के भी घटित हो सकता है। विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, जबकि दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। दहन के साथ ऊष्मा की हानि होती है, जबकि विस्फोट, इसमें देखिए 70 का जो आंसर है निम्नांकित में विस्फोट और दहन के बीच जो सबसे सुटेबल अंतर है वो सी है। विस्फोट के मामले में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, जबकि दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 70 का सी। और 71 जल प्रदूषण होता है सोडियम क्लोराइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से, सीरा से, औद्योगिक अपशिष्ट से, यानी उद्योगों के द्वारा जो अपशिष्ट निकलते हैं उससे। तो एकदम जल प्रदूषण में मुख्य कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। तो डी 71 का डी। और 72 है प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु का आंशिक इकाई, नए प्रकार के सूक्ष्म जीव, वायरस, जीवाणु के आनुवंशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। जीवाणुओं का आनुवंशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं उसको प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो जीवाणु के आनुवंशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं उसको प्लाज्मिड बोल देंगे। तो 72 का डी होगा। और 73 है, किडनी की समस्या के रोगियों को डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन सा प्रयोग सम्मिलित है? तो विसरण के अवशोषण की, इलेक्ट्रोफोरेसिस की, परासरण। तो 73 का सी। और 74 है, प्याज के काटने और छिलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? प्याज छिलने से किसके कारण आंख में पानी आता है? तो वो सल्फर के कारण। तो 74 का ए होगा। और 75 है, 75 में दो सूची है, दोनों को मिलाना है। मोतियाबिंद, पीलिया, मधुमेह और एस्टिमेटाइटिस और अंग को मिलाना है। तो मोतियाबिंद ये पक्का है आंख से, तो 2 हो गया। पीलिया ये यकृत से, तो 3 हो गया। मधुमेह ये पाचन ग्रंथि से भी होगा। और एस्टिमेटाइटिस जो है वो जीभ से होगा, स्वाद का बात होगा। तो 2 3 4 1 मिलेगा। ABCD को मिलाएंगे तो क्रमशः 2 3 4 1 मिलेगा। और 2 3 4 1 वाला ऑप्शन बनता है बी। तो 75 का आंसर बी हुआ। 76, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? तो देखो, राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। तो यदि कोशिका से राइबोसोम्स नष्ट कर दिया जाए तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो 76 का आंसर डी होगा। 76 का आंसर डी होगा। उसके बाद जनरल स्टडीज के क्वेश्चन हम लोग को फिर 85 नंबर पर, यानी 76 नंबर के बाद जीएस का क्वेश्चन 85वां नंबर क्वेश्चन पर है। क्वेश्चन नंबर 85 पर है, यानी 85वां नंबर पर है। निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और उस ऑर्गेनाइजेशन को ओपेक कहते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? अल्जीरिया है, अंगोला है, लीबिया है, साउथ अफ्रीका ओपेक का सदस्य नहीं है, इसलिए आंसर 85 का डी साउथ अफ्रीका होगा। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? तो रणथंभौर, सरिस्का, सांभर, ये ABC में जो है ये सब राजस्थान में है। और ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में नहीं है। तो 86 का आंसर डी होगा। और 87 नंबर क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1993 से 1993 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993।
और 88 नंबर क्वेश्चन आइएगा, एक तरफ लोक नृत्य है, एक तरफ राज्य है, और उसमें क्वेश्चन पूछा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो 3 वो सुमेलित है, वो सुमेलित नहीं है, उस पर ध्यान देना है। तो भांगड़ा के सामने केरल दिया हुआ है, और ये सामान्य बात है, सब लोग जानते हैं भांगड़ा जो है वो केरल का नहीं है, भांगड़ा केरल का नहीं है, भांगड़ा पंजाब का। तो ये 3 का भांगड़ा कहां का लोक नृत्य और दिया हुआ है केरल, तो ये सुमेलित नहीं है, तो केवल 3 सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो 88 का बी। और 89 नंबर क्वेश्चन जो है, एक तरफ नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया गया है, न्यूक्लियर पावर सेंटर दिया हुआ है, और एक तरफ राज्य। अब कोटा, तारापुर, काकरापारा और नरोरा, अब ये देखना है कि कौन कहां है। तो कोटा कहां है, तो राजस्थान में। तारापुर कहां है, तो महाराष्ट्र में। काकरापारा कहां है, तो गुजरात में। नरोरा कहां है, उत्तर प्रदेश में। तो आपका बना 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखना होगा, और इसके हिसाब से जब हम लोग मेल करते हैं तो ये मैंने मिलाते हैं, तो 89 का 89 का ऑप्शन बनता है बी 4 3 2 1 है, बी में 4 3 2 1 है, बी ऑप्शन बनता है। अब 90 नंबर क्वेश्चन जो है वो एक तरफ से देश है और एक तरफ राजधानी या नगर है। उस देश का या तो डायरेक्ट राजधानी होगा या उस देश का कोई प्रमुख नगर मिलाना है। तो अर्जेंटीना और यहां पर है अर्जेंटीना, तो ये आपका ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। तो अर्जेंटीना की राजधानी ही है ब्यूनस आयर्स। तो ए का 1 हो गया। फिर ब्राजील, और ब्राजील से साओ पाउलो जो है, साओ पाउलो ये ब्राजील से रिलेटेड है, साओ पाउलो ब्राजील से रिलेटेड है, और ब्राजील का एक नगर है, वो उसकी राजधानी नहीं है, ब्राजील की राजधानी तो ब्राजीलिया है। और अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों साउथ अमेरिका के देश हैं। अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों साउथ अमेरिका के देश हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, और ब्राजील का एक नगर साओ पाउलो है। तो बी को मिलाएंगे 4 से, ए को मिलाएंगे 1 से, और कजाकिस्तान नूर सुल्तान यहां दिया हुआ है। नूर सुल्तान कजाकिस्तान का एक नगर है, जबकि कजाकिस्तान की राजधानी यहां नहीं दिया हुआ है, अस्ताना उसकी राजधानी है। तो नूर सुल्तान, तो सी मिलेगा नूर सुल्तान से, यानी 3 से। और तजाकिस्तान से रिलेटेड एक नाम यहां पर है दुशानवे जो है वो तजाकिस्तान की राजधानी है। तो अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, ब्राजील साओ पाउलो, और कजाकिस्तान नूर सुल्तान, और तजाकिस्तान दुशानवे ये हम मैच कराएंगे, और इसके हिसाब से आपका बन जाएगा ऑप्शन बी 1 4 3 2। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स 1 पर है, ब्राजील में जो साओ पाउलो है वो 4 नंबर पर है 1 4, और कजाकिस्तान से रिलेटेड जो नूर सुल्तान है वो 3 नंबर पर है, तो 1 4 3। और तजाकिस्तान से रिलेटेड जो दुशानवे है उसकी राजधानी है तजाकिस्तान की, वो 2 नंबर पर है, तो 1 4 3 2 बना। और 1 4 3 2 बी ऑप्शन पर है, तो 90 का बी। अब 91 नंबर है, निम्न में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच का लाइन को मैकमोहन रेखा सही है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान ये भी सही है। डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान दिया हुआ है, इसलिए ये गलत होगा। डूरंड जो होगा वो भारत और अफगानिस्तान होगा। डूरंड जो होगा वो भारत और अफगानिस्तान होगा। डूरंड भारत और अफगानिस्तान होगा, लेकिन वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड लाइन है वो आज वो एरिया जो है वो पीओके, यानी आज पीओके और अफगानिस्तान के बीच ये लाइन है, पीओके और अफगानिस्तान के बीच है, इसलिए इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी कह दिया जाता है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, यानी तीनों सुमेलित होगा, इसलिए आंसर डी हो सकता है। लेकिन ये गलती, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा नहीं कहेंगे, ये डूरंड रेखा कहेंगे भारत और अफगानिस्तान।
भारत और अफगानिस्तान के बीच, इसलिए इसमें कौन सुमेलित नहीं है तो सी कहो, कौन सुमेलित नहीं है तो सी, क्योंकि डूरंड भारत और अफगानिस्तान याद करोगे, डूरंड भारत और अफगानिस्तान, तो सी। अब 92 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, डूरंड किसको बोलेंगे, भारत और अफगानिस्तान। अब 92 नंबर क्वेश्चन है, दो कथन है, वो कारण है, वाटर पोलो टीम के साथ पानी में खेला जाने वाला खेल है। चलो ठीक है, तो सही है, ये वाटर पोलो टीम के साथ पानी में खेला जाने वाला खेल है, एकदम सही है। और आर में दे रहा है, इस खेल का शुभारंभ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड में नदी एवं झीलों में खेले जाने वाले रग्बी फुटबॉल से हुआ, तो ये भी सही है। और चूंकि पानी और झील, नदी और झील में खेले जाने वाला, इसलिए वाटर पोलो, इसलिए ये जल के साथ हो सकता है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए की लगभग सही व्याख्या आ रहा है, इसलिए ए करना होगा, जबकि यहां पर बी आंसर, लेकिन ए करो, क्योंकि यहां नदी और झील में खेले जाने, ये सिर्फ रहता है कि इस खेल का शुभारंभ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में हो जाता, तो ये कारण के रूप में सिद्ध नहीं होता, इसकी व्याख्या नहीं होती। लेकिन यहां पर नदी और झीलों में खेले जाने वाले रग्बी फुटबॉल से हुआ है इसकी उत्पत्ति, और यह उससे शुरू हुआ है, तो ये कारण भी स्थापित होता है इस कथन का, इसलिए इसका आंसर ए करोगे। ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या आ रहा है, तो ए दोनों सही है, और उसका कारण भी ये सिद्ध होता है, कारण व्याख्या नहीं है, कारण सिद्ध होता है, ए का कारण सिद्ध होता है आर। अब देखोगे 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एशियान का सदस्य नहीं है। एशियान का फुल फॉर्म हुआ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसको एशियान कहते हैं। तो इसमें कौन सदस्य नहीं है, तो इसमें कौन सदस्य नहीं है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें भारत भी सदस्य नहीं है, लेकिन भारत इसका डायलॉग पार्टनर है, लेकिन इसका सदस्य नहीं है। तो खैर भारत तो इसमें दिया हुआ नहीं है। निम्नांकित में कौन एशियान का सदस्य नहीं है, तो दारुसलाम, लाओस, म्यांमार, ईस्ट तिमोर नहीं है, इसलिए 93 का आंसर ईस्ट तिमोर आसियान का सदस्य नहीं है, और भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर है। अब 94 नंबर में कथन और कारण दिया हुआ है, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1958 में की गई, यानी डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, 1958 में। यह सही तथ्य है, सही फैक्ट है, इसलिए ये सही है। आर है 1990 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, ये गलत है, क्योंकि 1990 नहीं 1980 है, बस ये ईयर का गलत है, 80 अलग तो किया गया लेकिन 80 में ही, इसलिए आर गलत हो जाएगा, तो सिर्फ ए सही होगा। तो ए सही परंतु आर गलत, तो सी आंसर हो जाएगा। 94 का सी आंसर होगा। 95 आइए, इधर पर्सनालिटी है, इधर क्षेत्र दिया हुआ है। रुक्मिणी देवी किस क्षेत्र से रिलेटेड करती हैं, तो रुक्मिणी देवी शास्त्रीय गायन से। कुमार गंधर्व क्या है, तो शास्त्रीय वादन से हैं। बिरजू महाराज तो शास्त्रीय नृत्य से हैं, कथक से हैं। और राकेश शर्मा ये अंतरिक्ष यात्री, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, तो ये अंतरिक्ष यात्री डू, तो ये 2 पर हो गया। तो 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 सी में हो रहा है, इसलिए 95 का सी होगा। और 96 नंबर क्वेश्चन है, एनएफएसबी से क्या अभिप्राय है। एनएफएसबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, जो बाद में एक्ट हो चुका है। नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, एनएफएसबी का फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, जो 2013 में एक्ट बन चुका है। तो एनएफएसबी का फुल फॉर्म हुआ नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, तो 96 का आंसर बी हुआ। अब 97 नंबर में 2 सूची है, एक तरफ रोग और एक तरफ उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो भी, या तो वो बैक्टीरियल है कि वायरल है, ये बात है। तो एक तरफ प्लेग, एड्स, गंजापन और मलेरिया। तो प्लेग तो जीवाणु से, प्लेग जीवाणु से तो 4, एड्स विषाणु से तो 3, गंजापन कवक से तो 2 और मलेरिया प्रोटोजोआ से तो 1।
तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 97 का 4 3 2 1 हुआ और 4 3 2 1 अरेंज्ड है डी ऑप्शन में, तो 97 का डी। फिर 98 है, 98 में ए और आर दो स्टेटमेंट, ए में कथन और रीजन में दिया हुआ है। मुगल तथा ए में मुगल तथा ब्रिटिश शासन काल में व्यापार तथा निर्माण उद्योग के विकास ने देश में नगरों के विकास तथा वृद्धि को बढ़ावा दिया। मुगल और ब्रिटिश दोनों मिला के बोल रहा है, सही बात है। देश में आधुनिक आर में देश में आधुनिक प्रकार का नगरीकरण 20वीं सदी में संपन्न हुआ। तो आधुनिक 20वीं सदी यानी 1900 से, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि 20वीं सदी नहीं, आधुनिक प्रकार का नगरीकरण पहले से ही शुरू हो चुका, इसलिए 20वीं सदी दिया हुआ है, यानी 1900 ईस्वी से, उसके पहले बहुत कुछ हो चुका था, इसलिए आर सही नहीं है। तो बी हो जाएगा। ए और आर, आधुनिक प्रकार का नगरीकरण 20वीं सदी में संपन्न हुआ। 20वीं सदी के पहले भी आधुनिक नगरीकरण हुआ है, यानी 1900 के पहले भी नगरीकरण हुआ है। और देश में आधुनिक प्रकार का नगरीकरण 20वीं सदी में संपन्न हुआ, आरंभ हुआ नहीं हुआ, संपन्न हुआ। तो आर को भी सही मान लें, ए को भी सही मान लें, लेकिन ये पूरी तरह से इसका कोई कारण नहीं ठहरता है या उसकी कोई व्याख्या ये प्रस्तुत नहीं करता है, यानी ए का पूरी तरह से ये कारण नहीं ठहरता है। दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, तो 98 का बी हो जाएगा। 98 का आप बी करें। और 99 जनसंख्या में अनुपात के दृष्टिकोण से, 99 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या में अनुपात के दृष्टिकोण से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग मिजोरम तथा लक्षद्वीप में सर्वाधिक है। जनसंख्या में अनुपात के दृष्टिकोण से, तो ये सही है। और आर है, भारत की जनसंख्या 1921 से लगातार घट रही है, ये तो गलत है। तो ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, तो 99 का सी, 99 का सी, ए सही आर गलत। और 100वां क्वेश्चन है और लास्ट ऑफ द सेट है। 100वां क्वेश्चन, निम्नांकित में किस रीट का अर्थ हम आदेश देते हैं? तो रीट क्या होता है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए हमें न्यायालय जाने का जो अधिकार है उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, और उस अधिकार के तहत हम अपनी रीट दायर करते हैं और कोर्ट जो है रीट इशू करती है। तो 5 प्रकार के रीट है। एक रीट के तहत यह कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं, उस रीट को क्या कहते हैं? जिस रीट से न्यायालय, निम्न न्यायालय को, ऊपरी न्यायालय, निम्न न्यायालय को या किसी गवर्नमेंट संस्था को, अधिकारी को, इंस्टीट्यूशन को आदेश देता है, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ये किस रीट का मीनिंग हुआ? किस रीट के द्वारा ये आदेश दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है? तो ये मैंडमस हुआ, परमादेश। परमादेश आप हिंदी में याद रखें, परम आदेश, ऊपर का आदेश, परमादेश। तो परमादेश रीट के द्वारा ऊपरी न्यायालय निम्न न्यायालय को या किसी सरकारी संगठन को, संस्था को क्या करना है ये आदेश देता है, तो इसको परमादेश कहते हैं, परमादेश, मैंडमस। तो निम्नांकित में किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश। तो 100 का क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हुआ बी, परमादेश, बी परमादेश। और इसके साथ ही सेट नंबर 3 का जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने देखा। थैंक यू। अगले सेट के साथ फिर